तो गाइस चलो बात करते हैं अब इस मूवी की सेकंड थ्योरी पर, जो कि है नो घोस्ट, यानी कि इस मूवी में कोई भूत था ही नहीं। तो यार अगर तुम इस वीडियो को पहले देखो समझना चाहते हो तो मेरी बाकी की पहली थ्योरी वाली वीडियो देख लो और इस मूवी का एक्सप्लेनेशन देख लो, तब तुम्हें वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी। तो चलो अपनी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो देखो यार थ्योरी ये है कि भाई इस मूवी में कोई भूत था ही नहीं। ये मूवी एक्चुअल में एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी। मूवी की शुरुआत से यार तुम देखो जैक के बिहेवियर को नोटिस कर सकते हो कि भाई मूवी के साथ साथ जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ी है उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज होता गया है। वो होटल के अंदर कुछ अपने आप को पागलपन सा उसके अंदर दिखता रहता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है कभी भी, और मतलब वो नॉर्मल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करने लग जाता है। और इस मूवी में तो क्लियर नहीं किया गया, लेकिन इस नोवेल की एक सीरीज़ भी थी 3 एपिसोड की, जिसमें हमें और नोवेल में भी हमें ये चीज़ देखने को मिली थी कि जब जैक स्कूल टीचर था तो एक बच्चे ने उसके टायर की हवा निकाल दी थी, जिसकी वजह से जैक ने उस बच्चे को बहुत ज़्यादा मारा था और इसी वजह से जैक को वहाँ से जॉब से निकाला गया था। तो मतलब स्टार्टिंग से ही जैक काफ़ी ज़्यादा वायलेंट किस्म का इंसान था। और देखो तुम्हें बता दूँ, ये टायर पंचर करने वाली बात ये इस मूवी के अंदर नहीं दिखाई गई है, मगर इससे हमें जैक के कैरेक्टर के बारे में समझ आता है कि वो कितना वायलेंस इंसान था। जैक थोड़ा देखो झूठा इंसान था और ये प्लस थोड़ा सा इरिटेटिंग इंसान था, क्योंकि यार विंडी ने जब डैनी के डिस्लोकेट आर्म के बारे में बताया था तो यार वो उसने 3 या 5 महीने पहले बताई थी बारटेंडर लॉयड, मगर जैक यहाँ पे बताता है कि उसने 3 साल पहले ऐसा किया था। तो वो मतलब एक ऐसा इंसान था जो कि यार अपने बुरे कांड किसी को नहीं बताना चाहता, अपने आप को बड़ा पॉलिश और बड़ा अच्छा इंसान बना के रखना चाहता है। तो जैक ऑल ओवर उन लोगों में से था जो यार अपनी गलती को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलते हैं। और जैक के उस बिहेवियर की वजह से ही डैनी को मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ा, जिसमें उसको स्प्लिट पर्सनालिटी की बीमारी हुई, जिसमें उसने एक और अपनी पर्सनालिटी को जन्म दिया जो कि था टोनी। और यार जैक देखो इस मूवी में पूरी में तुम्हें ये भी देखने को मिलेगा कि भाई जैक हमेशा अपनी गलतियां दूसरों पर डालता है, और प्लस वो हमेशा थोड़ा सा इरिटेट रहता है किसी न किसी चीज़ से, गुस्सा आता है उसे बहुत ज़्यादा, और वो अपनी गलतियों की, और फिर वो कई जगह तुम्हें ऐसा भी दिखेगा कि यार अपनी सारी चीज़ों का ब्लेम अपनी बीवी पे डालता है कि वो उसे सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहती, वो उसे काम में डिस्टर्ब करती है। तो जैक ऑल ओवर उन लोगों में से आता जो भाई कांड करने के बाद अपने सारी चीज़ों का बिल दूसरों पे फाड़ते हैं। और इस तरह के लोग देखो यार दूसरों की बड़ी ही महान चीज़ों पर अपना हक जताना शुरू कर देते हैं। तो ओवरलुक होटल पर भी उसे ऐसे ही हक फील होने लग गया था कि यार वो उस जगह का नौकर नहीं, वहाँ का मालिक है। और वही एरोगेंस उसकी पर्सनैलिटी और उसके मेंटालिटी को ट्रिगर करने लगी थी, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा एरोगेंट हो गया और प्लस वो थोड़ा साइको हो गया। और ये चीज़ तुम इस चीज़ से जान सकते हो कि यार जैक अपने राइटिंग का प्रोजेक्ट छोड़ के पूरा दिन भाई होटल की ही चीज़ें जानने में लगा रहता था कि यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं। और ये चीज़ उसको मतलब और ज़्यादा होटल के लिए उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ाती थी, जिसमें वो अपना मानसिक संतुलन खोता चला गया। और उसके मानसिक संतुलन खोने की वजह से ही जैक को यहाँ पर जितने भी घोस्ट दिखे या जितने भी लोग मिले वो सब उसकी सिर्फ एक क्रिएशन थी दिमाग की, जो कि असल में कोई था ही नहीं वहाँ पर। और सारे ही भूतों से डायरेक्टली कांटेक्ट तो सिर्फ पूरी स्टोरी में सिर्फ जैक ने किया था। हाँ, विंडी ने भी भूत को देखा था दूर से, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी विंडी के भूत देखे जाने वाले सीन को हम लोग एक मास हिस्टीरिया या फिर शेयर्ड मेमोरी डिसऑर्डर में रख सकते हैं, जो कि एक मानसिक बीमारी है और ये एक मानसिक रोगी से ही दूसरे को फैलती है। एक मान से तुम लोग टच करने वाली बीमारी की तरह समझ सकते हो, मगर इसमें क्या होता है कि एक इंसान अगर मेंटली अनस्टेबल है तो उसको देखते हुए दूसरा इंसान भी उन्हीं चीज़ों को हेलुसिनेट करने लगता है। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है बुरारी वाला कांड मिल जाएगा, जो कि भाई परिवार के 11 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया था। अब उनमें से एक का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था, जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली उसी के बिलीव्स में बिलीव करने लगी थी। और क्योंकि देखो विंडी के लिए ये बीमारी होना कुछ आम बात भी थी, क्योंकि उसने कुछ चीज़ें डैनी से भी सुन ली थी और कुछ चीज़ें उसने जैक को भी हरकतें करते हुए देख लिया था, तो उसे भी यहाँ पर अनयूजुअल चीज़ें फील होने लगी थी। और पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाने की वजह से मतलब बिल्कुल यहाँ पे जो अकेलापन था इस होटल के अंदर, उस चीज़ की वजह से भी इन तीनों कैरेक्टर्स की मेंटालिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था। बट यहाँ पे सारे ही भूतों से कांटेक्ट डायरेक्टली सिर्फ जैक ने किया था। और ये मूवी सिर्फ देखो सिर्फ जैक की ही मेंटालिटी पर नहीं, ये मूवी हमारे इन तीनों कैरेक्टर की मेंटालिटी पर बात करती है। डैनी जिसके की आर्म डिसलोकेट होने के बाद से वो अपनी स्प्लिट पर्सनालिटी में अपने टोनी की पर्सनालिटी में जीने लग गया था और उसको अपने आपको सेल्फ डिफेंस करना आ गया था। विंडी हमारी स्टार्टिंग से हमने कैरेक्टर देखा था कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा डरा डरा सी रहती है, वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा बहस नहीं करती है, उसकी सुन लेती है और उससे हमेशा मिन्नतें करती है। लेकिन मूवी के एंड आते तक भाई हम इन सारे ही कैरेक्टर को पलटते हुए देखते हैं। जैक जो कि शुरुआत में थोड़ा हमें ठीक ठाक सा कैरेक्टर लगा था, वो एक अच्छा फादर लग रहा था, वो पूरा पागल हो जाता है, साइको हो जाता है। विंडी हमारी जो डरी डरी सी रहती थी वो एकदम से स्ट्रांग हो जाती है कि वो अपने बच्चे को और अपने आप को अपने हस्बैंड से बचा सके। डैनी की दूसरी पर्सनालिटी टोनी इसमें उनकी पूरी हेल्प करती है, जैसे कि जब टोनी रेटम चिल्लाने लग जाता है और फिर विंडी अपने बच्चे को वहाँ से बचाकर जैसे तैसे निकल जाती है। अब देखो बात आती है कि अगर ये मूवी साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, कोई इसमें घोस्ट था ही नहीं, तो मूवी के एंड में उस फोटो का क्या मतलब था। उस फोटो में 1921 की
की फोटो में अगर कोई भूत नहीं था तो फिर जैक उसकी पुरानी फोटो में कैसे दिख रहा है। तो भाई उसकी देखो सिंपल सा जवाब ये है कि यार सिर्फ ये डायरेक्टर का विजन है ये चीज दिखाने का कि इस होटल ने पहले कितने लोगों को पागल किया है। ये स्टोरी का पार्ट नहीं है इस थ्योरी के हिसाब से, ये सिर्फ डायरेक्टर के एक दिखाने का तरीका है कि उसने दिखा दिया कि इस मूवी में इस होटल के अंदर कितने लोगों को कंज्यूम किया गया है। यार मुझसे देखो मूवी की टाइमलाइन बताने में थोड़ी गलती हो गई थी, मैंने मूवी को 1970 का बता दिया था, लेकिन इस मूवी की स्टोरी 1980 में चल रही है। 1970 में चार्ल्स ग्रेडी वाला इवेंट हुआ था, तो मेरी इस मिस्टेक के लिए सॉरी, मैं आगे से इसका ध्यान रखूंगा। और अभी मेरे पास और भी ज़्यादा थ्योरीज हैं इस मूवी से रिलेटेड जिनमें इसकी अलग ही एंडिंग निकल के आती है, तो उनके देखने के लिए तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो भाई। तो शाइनिंग मूवी की और ज़्यादा डिटेल्स के लिए तुम मेरी ये वीडियो चेक कर सकते हो, ये थ्योरी रीइंकार्नेशन वाली थ्योरी और ये एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हो, और इस मूवी का ऑल ओवर रिव्यू इस वीडियो में चेक कर सकते हो। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, ये थ्योरी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक मारो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार।